जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। कांग्रेस के अंतहीन पाप, कांग्रेस के 100 पाप, 1885 से लेकर के 2014 तक लगातार किस तरीके से इन्होंने भारत को लूटा, बर्बाद किया, ये बहुत बड़ी कहानी है। किस तरीके से एम के गांधी, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू एंड गैंग, हम इसको पार्टी कहें, इसको गैंग कहें। एक वीडियो आया था हमारे चैनल पर, प्रोफेसर अभिष्म मिश्र पंकज जी ने कहा था कि दस्यु दलों का घमासान, ये दस्यु दलों का घमासान केवल आज से भारत के पराक्रम पर, भारत की छाती पर नहीं चल रहा है, ये तब से चल रहा है लगातार। हम कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये केवल हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करता है जो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी, बहुरी करेगो कब। हम ये मान के चलते हैं कि कल नहीं बताया, नहीं बताया, लेकिन आज का समय क्या हम आज बता सकते हैं? आज सोशल मीडिया की ताकत का क्या हम उपयोग कर सकते हैं? क्या हमारे पास में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो सिलसिलेवार तरीके से, श्रृंखलात्मक तरीके से, रेफरेंसेस के साथ में एकेडमिक लेवल पर जाकर के उन्हीं की किताबों से तथ्य छान करके और आप तक वो सही जानकारी पहुंचा पाए? ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जो लगातार कांग्रेस के 100 पाप, कांग्रेस के अंतहीन पाप, और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो एपिसोड है कांग्रेस के पाप 1947 के बाद। आपका स्वागत दीदी, प्रणाम करता हूं, कैसी हैं आप? नमस्कार नमस्कार। अच्छी हूँ। आप ऐसे ऐसे विषय देते हैं कि एकदम उत्साहित हो जाती हूँ पढ़ने के लिए, खोजने के लिए। जी अरे दर्शकों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत उत्साहित करने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं कि उन्हें आज तक 70 वर्ष तक की आयु में किसी ने कभी एक अक्षर, एक शब्द ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया पता नहीं, इसीलिए मैंने भूमिका में लिखा, जिसने नहीं बताया, पहले नहीं बताया, आज हम कर सकते हैं तो आज करें। चलिए आज शुरू करते हैं, और आज की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण बात को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हर बार की तरह आज भी शुरुआत में कहूंगा दैट यू हैव टू बी आवर प्रबुद्ध मेंबर। आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य अवश्य में बने। अभी तक हमारे कुछ सदस्य बने हैं, संख्या बहुत कम है, लेकिन इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जितने बने हैं उनका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आपने हमारा हाथ पकड़ा है। लेकिन इस संख्या को बढ़ाएंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, फिजिकल प्रोग्राम्स के माध्यम से, दीदी जी जो क्लासेस लेने वाली हैं उनके माध्यम से, एक लिखने पढ़ने वालों की बहुत बड़ा जो वर्ग है वो हम जम्बू टॉक्स के माध्यम से शुरू कर पाएंगे। जी दीदी। जी मेरा निवेदन है 25 तो आ जाओ भाई, 25 के आने पर ही काम शुरू कर दूंगी। और अरे वाह 25 नहीं आओ तो हम लोग का लिखना पढ़ना बोलना सब व्यर्थ है। लज्जा करो भाई। अब तो गुस्सा आ रहा है मुझे। 25 नहीं आ सकते हैं आप लोग प्रबुद्ध मेंबर, तो श्री राम और जय भारत माता लिखने का क्या मतलब यार। जीवन बिता दिया हम लोगों ने, अब 150 शिष्य तो आ जाओ। 10-5 साल में हम गोलोकवासी हो जाएंगे। जल्दी आओ, 10-5 साल में कुछ सिखा दे। मेरे को ध्यान है कुछ कमेंट में कुछ लोग आए हैं पढ़ने हाँ, लिखने वाले। 10-5 आओ, 2-4 को पकड़ के बनाओ मेंबर, जिनको नई जानकारी है, जो जम्बू exactly. टॉक या मुझे नहीं जानते हैं, उनको दिखा कर बुलाओ। 25 आओ, मैं पढ़ाना शुरू करूं। इतना सारा कुछ है, और उम्र बढ़ेगी और भूल भाल जाएंगे। चलिए, ये दीदी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। हम लोगों ने 2500 का लक्ष्य रखा था, लेकिन दीदी ने कहा है कि 25 आने के तुरंत बाद में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं हो सकती है। चलिए दीदी, शुरुआत जो करते शुरू के 25 हैं उनको मैं हैं। प्राइम मेंबर, गोल्डन मेंबर कहूंगी, और उन सब लोगों को विशेष दूंगी, बाद वालों को कम कर दूंगी। मजाक ठीक बना है। रखा है। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग सुन के वाह वाह रसास्वादन हो रहा है। ये कोई रसास्वादन का विषय है? और इसमें कोई आयु की बाधा है? मैं 70 साल की उम्र में सीख रही हूँ, पंकज जी 80 साल की उम्र में रोज नया सीख रहे हैं।
अरे कोई भी आयु वर्ग आओ, स्त्री आओ, महिला आओ, खुद एग्जैक्टली। नहीं आओ, कोई फीस नहीं दे सकता है किसी कारण से, उसका फीस उसके नाम से दे के आओ, पुण्य लाभ करो, और नहीं आओ तो फिर मेरे से तो क्रोध ही होगा। चलिए, प्रणाम। तो ये हमारा 6वां एपिसोड है। जी जी जी। हम लोग शुरू किए थे कांग्रेस के 100 पाप। नीतीश जी का आइडिया था कि 2024 में जो चुनाव होना है उसमें तरह तरह की बातें कह रहे हैं लोग, मोदी जैसे नेता को छोड़ के। अरे भाई, उससे तुम लोगों को दिक्कत है, उससे बेहतर लाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। मोदी जी जितना कर रहे हैं, मोदी जी की भाजपा जितना कर रही है, श्री हरि के शिष्य नहीं है, श्री हरि के अवतार नहीं है, शिष्य तो वही है, अवतार नहीं है। लेकिन जी। उनसे भी अगर अच्छा हिंदुओं का काम करने वाला, देश का काम करने वाला, विश्व मानवता का काम करने वाला, गाय का, घोड़ा का, सांप का, बकरी का काम करने वाला भारत में कोई बेहतर नेता हो तो बताओ, कोई बिल्कुल। बेहतर दल हो तो बताओ। तो जब नीतीश जी ने कहा ये सब विषय मेरे नहीं है, तो मैंने कहा मैं मेहनत करके इस पर काम करूंगी। तो मुझे अचानक रामेश्वर मिश्र पंकज जी का वो लेख याद आ गया, जो 2013 में उन्होंने योग संदेश में लिखा था स्वामी रामदेव जी के कहने पर, वो दिखा चुकी हूँ। उसका ये 6वां भाषण है। तो जी। 2 भाषण में मैंने ये कांग्रेस बला क्या है पहले और दूसरे में बताया, और 1885 से 1947 तक का बताया पहले 2 में। फिर बिल्कुल। 2 में मैंने जो पंकज जी ने लिखा कांग्रेस की विदाई देश की भलाई, जी। ये वाला, इससे मैंने 2 भाषण पढ़ के सुनाया। और फिर 5वां मैंने ये बायोग्राफी से बताया। 6वां में पंकज जी का ये आज मैं पूरा कर दूंगी। और जी। नीतीश जी से निवेदन है कि इस पूरे लेख को जैसे भी दिया जाता है वैसे दे दीजिए लोगों के एग्जैक्टली। पढ़ने के बिल्कुल। लिए, क्योंकि बहुत बिल्कुल। बड़ा है। मैं कई चीजें छोड़ दूंगी और कई चीजें जो याद आएगा वो जोड़ दूंगी। लेकिन मिश्र एग्जैक्टली। जी का ये 75 पाप अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं सब नहीं बांच पाऊंगी। तो वैसे मैं यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो दीदी ने अभी ऑटोबायोग्राफी का चित्र दिखाया था, इस पर एक पूरी श्रृंखला अभी आगे जाकर के शुरू होगी। इस पर पूरी श्रृंखला हाँ, शुरू होगी। जी दीदी। पूरा करेंगे और कई लोगों का करेंगे। भाई, एग्जैक्टली। लोगों को जानना चाहिए किस कोटि के नराधम है। अधम नर कहना काफी नहीं है, किस हम्म। कोटि के अधम है। अधम भी, अधम शब्द भी लजा जाए कि मेरे को इनके साथ न जोड़ो भाई, इनके लिए कोई और विशेष ले आओ। बिल्कुल। तो अब मिश्र जी से पढ़ रहे हैं हम 43वां पॉइंट, पृष्ठ जी। योग संदेश का पृष्ठ संख्या 25। बल्कि पढ़ने की जगह हम इसका भावार्थ देते जा रहे हैं कि भाई जी इन्होंने दीदी। लिखा कि आधुनिक युग धार्मिक स्वाधीनता का युग है। नहीं भाई, भारत में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल धार्मिक स्वाधीनता रही है। और भारत में रहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर धार्मिक स्वाधीनता रही है। भगवान गीता का घोष वाक्य है स्वधर्मे निधनम श्रेय। लेकिन धर्म के नाम पर मजहब और रिलीजन को धर्म बताकर प्रचारित करने का काम भारत में मुश्किल से 100 साल तक रहा है। और ये जो रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, क्राइस्ट हुआ नहीं। और एक इस्लाम जिसका एक फॉलोअर जिंदा नहीं, सब एक मतलब साइजेबल नंबर नहीं है, सब के सब मुनाफिक हैं। इन लोगों ने मार काट अनंत अत्याचार से धार्मिक स्वाधीनता को बाधित किया। और 1947 में भारत राष्ट्र तो अखंड है, चिन्मय सत्ता है, लेकिन भारत राष्ट्र की छाती पर गांधी, नेहरू, कांग्रेस ने 2 एनिमी स्टेट लाकर बैठा दिया। और ये एनिमी स्टेट क्या कह रहा है? इस्लाम के नाम पर डिवीजन है। और इस्लाम मतलब हम हिंदू धर्म का सर्वनाश करेंगे, हम सनातन धर्म का, बौद्ध का, जैन का, सिख का, ईसाई का, यहूदी का, ताओ का नाम लेते जाओ, गिनते जाओ, इन सब का हम सर्वनाश करेंगे।
ये जिसका उद्घोष वाक्य है, उसके नाम 2 राज्य, उस समय पाकिस्तान कहा, अब पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। और 1947 के बाद भारत के संविधान में इनको राज्य संरक्षण देगा। किसको संरक्षण देगा? जिसके विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन तुम चलाए हो, जिसके विरुद्ध तुम कह रहे हो गांधी कि ये मुसलमान गुंडे हैं, ये गांधी का कथन है। नेहरू का भी कितना कथन है इन मुसलमानों के विरुद्ध, और इसके बावजूद संविधान में तुम कहते हो इनको हम राजकीय संरक्षण देंगे। तो क्या होगा? और पाकिस्तान और बांग्लादेश और मुगलिस्तान, हिंदुओं का और सर्वनाश, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। और कमाल की बात यह है कि जिन हिंदुओं के नाम पर ये 1947 में राज्य बचा, उनको राजकीय संरक्षण नहीं देंगे। ये है इनका 43वां पॉइंट मिश्र जी का। और ये कहा अल्पसंख्यक मजहब या रिलीजन नाम की एक अलग श्रेणी बना दी गई, जिसे धर्मांतरण एवं मजहबी प्रचार के विशेष अधिकार दिए गए। लो भाई, वो गांधी बाबा कह रहे हैं कि कन्वर्जन पाप है, और यदि मेरा बस चला तो 1947 के बाद कानून, मतलब भारत की स्वाधीनता के बाद कानून बनाकर कन्वर्जन, मतांतरण के इस पाप का मैं कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दूंगा। और ये कांग्रेसी कुल बेईमान क्या कर रहे हैं? गांधी के मरने के बाद उनको धर्मांतरण की छूट दे रहे हैं। कौन सी गाली दी जाए, कौन सा दंड दिया जाए? क्योंकि गाली जो है वो एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। जैसे कहते थे नराधम, अधम, नर। इन लोग को तो इन गालियों से, इस सामाजिक निंदा से फर्क नहीं पड़ता। तो इनके लिए कौन सा दंड सुनिश्चित किया जाए, ये काम हमारा है, सुधी पाठकों का है। इन्हीं को बुला रही हूं मैं प्रबुद्ध सदस्य बनाकर सिखाने के लिए। और इनको बहुसंख्यकों, यानी जो सनातन धर्म, गांधी बाबा कहते हैं मुझे माँ के दूध के समान पोषण करती है, उसकी निंदा की खुली छूट संविधान के तहत। क्रोध आ जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं। इस प्रकार सनातन धर्मी मता मानने वाले हिंदुओं के धार्मिक अधिकार का खुले अपहरण की छूट संविधानिक छूट बना दी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ठप्पा मारेगा। 44वां, योजना आयोग के नाम पर कांग्रेस सरकारों ने अभी बहुत लंबा लिखा है। योजना आयोग के नाम पर राष्ट्र भर के संसाधनों का एक प्रकार से अपहरण, और उसका वो रूस वाले सोशलिस्टिक पैटर्न पर विभाजन, देना लेना करना, और इसके द्वारा भारत के विकास को बाधित करना। इसको तो देखिए मिश्र जी वाला आप लोग पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सुंदर लिखा है। 45वां, जो कानून अंग्रेज एक थोड़े से भारत में लागू कर पाए थे, उन कानूनों को 15 अगस्त 1947 के बाद पार्लियामेंट के द्वारा संपूर्ण भारत की छाती पर लाद देना, भारत को धार्मिक की जगह पापी राज्य बना देना। भारत के राज्य पर सब पापी नहीं थे। कांग्रेस में 1947 के बाद भी एक से एक थे। नेहरू वाले कांग्रेस में भी एक से एक धर्मावलंबी थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में और नेहरू के नेतृत्व में राज्य पापी राज्य हो गया। अब ये जो बारीक फर्क है, ये भाषण में कितना हम समझाएंगे। प्रबुद्ध सदस्य बन के आइए, सीखिए, लिखिए, बोलिए, फैलाइए। कानून वाले आए, लॉ वाले आए, वकील आए, अध्यापक आए, आओ भाई जल्दी। इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा को छल पूर्वक संविधान से बाहर, और केवल छल पूर्वक नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर वाला हम पढ़ के सुनाए थे मिश्र जी का, उसमें तो लिखा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम नहीं देंगे।
और किसको बनाया जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा मंत्री? नाम सुनिए, पहला है मौलाना आजाद अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है हुमायूं करीम, चौथा है नूरुल हसन, अब चौथा पांचवा नंबर मैं गलत बोल सकती हूँ, मोहम्मद करीम छागला, एक नाम फखरुद्दीन अली अहमद और कम्युनिस्ट कालू राम श्रीमाली। ये लोग जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो इतिहास तो फिर औरंगजेब का पढ़ाया जाएगा, अकबर महान होगा, शिवाजी महाराज इतिहास से बाहर होंगे। खाली शिवाजी महाराज नहीं, राणा प्रताप बाहर होंगे। इन दोनों का नाम तो हम लोगों को याद है, लेकिन चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, उनके महान प्रतापी सम्राट मेवाड़ के 7वीं शताब्दी से अभी 19वीं शताब्दी 20वीं तक 1200 साल का जो सिसोदिया गुहिलित वंश है, ये सब आउट, बंगाल के आउट, आसाम के आउट, महाराजा आउट, महारानी आउट, सेनापति आउट, सेना आउट, क्यों? और मुसलमानों की जो चटनी बनी है वो आउट। क्या इन? एक तो मोहम्मद गोरी इन, एक घूर वाला, ये गजना वाला मोहम्मद इन, और एक तो कहानी इन कि सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। इनका महिमा मंडन या के मुनाफिक सब और क्या करेंगे? तो ये सब व्यवस्थित पाप। बहुत लोग को मोदी जी की जगह कांग्रेस चाहिए, मोदी जी की जगह ममता बनर्जी चाहिए, केजरीवाल चाहिए, इनका जमघट चाहिए। अरे एक नेता तो बताओ, मोदी जी छोड़ो, किरण रिजिजू के बराबर हो भाई, हमारे राजनाथ सिंह के बराबर हो भाई। बहुत स्मृति ईरानी में आप लोग को कमी दिखती है भी कमी, उसके बराबर तो बताओ। वो ये तो नहीं पढ़ाएगी कि औरंगजेब बढ़िया है। अब पंकज जी का 48वां पॉइंट, बीच बीच में मैं नहीं छोड़ा तो नहीं, 44, 45, 46 बता दिया। अब इसके बाद एक 47 को हम छोड़ रहे हैं, 48वां पॉइंट। 48वां पॉइंट है 1947 तक नहीं, 1956-57 तक भारतीय विद्वानों के द्वारा, सनातन धर्मावलंबी हिंदू विद्वानों के द्वारा बहुत विराट इतिहास लेखन हुआ। उन सबको बाहर फेंकवा कर, आउट करवा कर, अब इनका नाम मिश्र जी ने दिया है, जो मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता तो बहुतों को नहीं पता होगा सुनने वालों में, ये यथावत पढ़ रही हूँ। 1956-57 ईस्वी तक स्वाधीन भारतीय इतिहास लेखन की विद्वत परंपराएं भारत में प्रशस्त रही। स्वामी दयानंद सरस्वती, डी.आर. मांकड़, श्री राजगुरु हेमराज, श्री सत्यव्रत सामश्रमी, श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्री शिव शंकर काव्यतीर्थ, श्री नंदलाल दे, श्री उमेश चंद्र विद्यारत्न, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित भगवत दत्त, पंडित रघुनंदन शर्मा। एक नाम मैं जोड़ रही हूँ, सुंदरलाल जी का है भारत में अंग्रेजी इतिहास के 2 खंड, और मेरा मानना इसमें 10-15 नाम और लिखने में छूटे होंगे। आदि विद्वानों ने सच्चा भारतीय इतिहास लिखा, अंग्रेजों की दुष्टता को खारिज करते हुए। जो रामायण, महाभारत, पुराणों, कथाओं, वंशानुचरितों, आख्यानों, उपाख्यानों, गाथाओं, नारा संशी, राजशासन, बौद्ध तथा जैन साहित्य आदि प्रामाणिक भारतीय स्रोतों एवं साक्ष्यों पर आधारित थे। और ये जो स्रोत थे ये कंटेम्प्ररी थे, समकालीन थे। परंतु कांग्रेस के वही जो पढ़ के सुनाए हैं नेताओं द्वारा, बहुत नाम हमसे छूट गया है, योजना पूर्वक भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं में रचित ज्ञान से रहित
अल्पज्ञों द्वारा भारत का झूठा इतिहास लिखवाया गया, सरकारी खजाने से इनको पैसा दिया गया और बच्चों को हमको पढ़ाया गया कि शिवाजी महाराज लुटेरे हैं, पहाड़ी चूहे हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जितना नीचतापूर्ण वाक्यांश, मैं तो उच्चारण नहीं कर सकती हूँ, एनसीईआरटी की पुस्तकों में है। इन सिख दुष्टों को खालिस्तान चाहिए, इनको लाहौर नहीं चाहिए, इनको अपने गुरुओं का सम्मानपूर्ण उल्लेख नहीं चाहिए एनसीईआरटी, इनको कांग्रेसी शासन चाहिए। तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में तानाशाही और सांप्रदायिकता का यह घोर दुष्कर्म कांग्रेस का महापाप है। 49, विश्व के किसी भी राष्ट्र में विधि का स्रोत विदेशी शासन में बने कानून और प्रथाएं नहीं है। केवल भारत में कांग्रेस ने ऐसा महापाप किया। ये कांग्रेसी किनको चाहिए, वो खुद कितने निकृष्ट और नराधम होंगे। विश्व के किसी भी राष्ट्र में केवल राजतंत्र के पास शक्ति नहीं है, समाज के विविध अंगों के पास भी पर्याप्त वैधानिक शक्ति है। सभी देशों में वहां के धर्माचार्य नहीं, सब पंकज जी ने धर्माचार्य और धार्मिक परिषद लिखा है। अरे यूरोप में सब जगह जो है वो प्रीस्ट वो सब अधर्माचार्य पापी हैं, मुल्ला मौलवी अधर्माचार्य और पापी हैं। गांधी जी की परिभाषा मैं बोल रही हूँ, मेरी परिभाषा नहीं है, मेरे पर मुकदमा नहीं लागू करना। गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है, इस्लाम और ईसाइयत को जिस निकष पर कसा जाएगा, निकष मतलब कसौटी, क्राइटेरिया, वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की कसौटी पर ये सब पाप है। गांधी जी तुम्हारे बापू हैं, राष्ट्रपिता है ना, मोदी जी के भी राष्ट्रपिता है। मतलब कोई लंपट व्यक्ति को आप देश के सामने आइकॉन के रूप में कैसे रख सकते हैं? जानने के बाद, नहीं जानो तो अज्ञान में हुआ, जानने के बाद। एक जमाने में मैं बड़ी भारी गांधी भक्त थी, जब तक नहीं जानती थी, जानने के बाद हूँ, ऐसा कोई पाप थोड़े किया है। तो भारत में धर्माचार्य एवं धार्मिक परिषदों की स्वतंत्र विधिक सत्ता जो सदा से मान्य थी वो होनी चाहिए थी, अब छोड़ रही हूँ। 51वां व्यापार का, विश्व का प्रत्येक सशक्त राष्ट्र व्यापार की शर्तें देश के प्रमुख व्यापारियों की सलाह से व्यापारियों के हित में बनाता है। कांग्रेस सरकार ने भारतीय व्यापारियों को तो, ये नेहरू कहता था ना, मैं बिजली के खंभे पर टांग दूंगा। कौन है बेतू? भारत का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पद के सम्मान और गरिमा की संपूर्ण मर्यादा का पालन करते हुए उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मैं बे कह रही हूं। तुम टांग दोगे बिना ट्रायल के? मृत्यु दंड का तुम फैसला सुना दोगे, और फैसला सुनाने की तुम्हारी ताकत नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो? जनता को उनके विरुद्ध उकसा रहे हो और घृणा का प्रसार कर रहे हो। इसी के कारण इप्टा ने अनेकानेक फिल्मों में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ वातावरण रचा, और भारत में इन व्यापारियों को क्या कहा गया? श्रेष्ठी, श्रेष्ठ, जिसको गांधी बाबा ट्रस्टीशिप दे रहे हैं। 1947 के बाद भारत के मंदिरों, तीर्थ स्थानों को बहुत अधिक धन देकर इनकी व्यवस्था को सुदृढ़ रखा है भारत के व्यापारियों ने। मेरा तो मन कर रहा है मैं भी व्यापारी परिवार से हूं, इन सबों के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा चालू करूं। कांग्रेस सरकार ने भारतीय व्यापार की शर्तें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तें विदेशी कंपनियों के अनुकूल बनाई, जिससे धन का निर्बाध प्रवाह इंग्लैंड और अन्य देशों की तरफ होता रहे। कांग्रेस शासन ने 52 देश में नशाखोरी, कामाचार मतलब सेक्सुअलिटी, कैसी परवर्स
नशाखोरी, कामाचार तथा अमर्यादा को बढ़ावा देने वाले संचार प्रचार माध्यमों को सरकारी सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया, जो महापाप है। मिश्र जी एकदम पंडित आदमी है, बहुत मर्यादित शालीन भाषा में कहते हैं। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं, लेकिन सामने वाले को देखकर भाषा का निर्धारण करना चाहिए। अभी कामाचार से कोई क्या समझेगा जब तक न बताया जाए कि इन्होंने परवर्स प्रकार की सेक्सुअलिटी को देश में बड़े व्यवस्थित ढंग से बढ़ाया, जिसका परिणाम है ग्रुप सेक्स और ग्रुप रेप। कोई कनेक्शन ही हम लोग भारतीय चित्त नहीं जोड़ पाएगा अगर इन बातों को स्पष्ट ना करें। मैं स्त्री होने के बावजूद एक विद्वान के रूप में देश में इस पाप के खिलाफ इस भाषा को बहुत विचार पूर्वक मैंने अपनाया है। 53 संविधान में लिखा है कि गौवध की बंदी की जाएगी। जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, गांधी बाबा 18 बार कहे देश को का जब जैसे ही आजादी मिलेगा, यानी कानून मेरे हाथ में आएगा, लोग मेरे सरकार मेरे हाथ में आएगी, गोवध बंद कर देंगे। क्यों भाई, तुमको गोवध बंद करने में कौन सा पेट में मरोड़ हो रहा था? लेकिन 1966 में जब संसद के सामने इंदिरा गांधी थी, गौ रक्षा के लिए महात्मा, साधु, सन्यासी और धर्मनिष्ठ नागरिक निकले, तो इनको गोलियों से भून दिया गया। मुझे नहीं याद है शाहीन बाग के समय जो लोग मोदी को नहीं चाहते हैं, उन लोगों ने कहा हो कि 66 में इसी कांग्रेस ने गोली से भुना था, तुम इनको गोली से भून। जिन लोग को ममता बनर्जी चाहिए, जिन लोगों को ये सपा बसपा पता नहीं कितनी सारी पार्टी है, मेरे को सबका पता भी नहीं है, ये लोग चाहिए। क्या आपने कहा कि जिस प्रकार 66 में इंदिरा गांधी ने देश के धर्माचार्यों को और धर्मनिष्ठ नागरिकों को भुना था, इन दुष्टों को भून दो? क्यों? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो कहेंगे क्या? कांग्रेस शासन ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा केवल अंग्रेजी में रखी, भारतीय भाषाओं में नहीं चलने दी, जो महापाप है। अब इतना लिख देने से कोई कैसे समझेगा? लिखिए, इसके कारण डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ओपिनियन मेकिंग और जिसको देश के शासन तंत्र के जो लीवर्स हैं, वो किनके हाथ में रहे? एक 1% से भी कम, 0.5%, 0.01% लोगों के हाथ में रहे, जो अंग्रेजी में बचपन से लेकर इंटर बीए की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शेष भारत इस पूरे सिस्टम से बहिष्कृत रहा। और ये सब क्या लिखे हैं संविधान में? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। कारण इक्वालिटी वाले इस देश में इनइक्वालिटी को लादना है, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं वोटिंग के नाम पर, कहीं हम गाय का मांस खाएंगे, 5 ठो पापी कहेंगे तो उसके नाम पर। आजकल एक और मामला चल रहा है, वो आजकल में मैं रिकॉर्डिंग करवाऊंगी। 56वां, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा, वो कैसा था? सोवियत मॉडल का ब्यूरोक्रेटिक। इसको मिश्र जी ने लिखा है। ऐसी आसुरी नौकरशाही, नेताशाही बनाकर अपने से भिन्न हर विचार, हर सत्यार्थ का कठोर, क्रूर, बर्बर दमन कांग्रेस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, डॉक्टर मुखर्जी, श्री गोलवलकर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अब लेटेस्ट स्वामी रामदेव जी आदि महापुरुषों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के विरुद्ध राज्य तंत्र का क्रूर अत्याचार करना कांग्रेस का महापाप है। मुझे तो नहीं याद आ रहा है इन भाजपाइयों ने और संघियों ने मांग किया हो कि डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न दो, गुरु गोलवलकर को भारत रत्न दो,
स्वामी रामदेव जी को भारत रत्न दो। पहले दोनों ने आरएसएस के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जिस संस्था को खड़ा किया, दुनिया का लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट ऐसा, पता नहीं कितने राज्य में इनकी सरकार चल रही है, केंद्र में कई बार इनकी सरकार चली। जो माहौल बनाया कांग्रेस ने, उसमें ये मांग करने में इनका डर लगता है। स्वामी रामदेव जी को राष्ट्र भारत रत्न दिया जाए, क्रिकेट खेलने वाले को दे। भाई यहीं से शुरू करो। इन्होंने तो योग के द्वारा कितने लोगों को स्वास्थ्य दिया, और स्वदेशी के द्वारा, तुम तो स्वदेशी बतियाते रहे, वो स्वदेशी करके दिखा दिए। भारत रत्न के ऊपर कोई भारत कोहिनूर, कोई भारत श्यामांतक मणि के नाम पर, कोई ये जो बोलते हैं ना शिरोमणि के नाम पर, बनाओ नए नए तुम सम्मान, और दो इन लोगों को। भारत रत्न में तो राजीव गांधी भी है, वो इंदिरा भी है, और नेहरू भी है, जिन्होंने जीते जी अपने को दे दिया था। 57 किसानों की भूमि, संपत्ति, फसल, खेती, खाद, बीज आदि के विषय में अवांछित नहीं, पैशाचिक सरकारी हस्तक्षेप करना कांग्रेस का महापाप। 58 वनवासियों को विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर उजाड़ना कांग्रेस का महापाप। किसानों को बिजली पानी महंगी दरों पर देना दुनिया भर का है, खदान का, कोयला का, आप लोग स्वयं पढ़िएगा। 60वां राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन, नीलामी और रॉयल्टी की प्रक्रिया को छल छिद्र से भरकर दुराव छिपाव वाला बनाकर देश के धन का बाहर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज करवा देना महापाप। अभी लंबा है। आयुर्वेद का नाश करके जो लाखों साल से संसार को स्वस्थ रखा, उसके जगह उस एलोपैथी को देश के ऊपर थोप देना, जो मनुष्यों को गिनिया पिग की तरह इस्तेमाल करती है। फिर विदेशी बीज, विदेशी खाद, दुनिया भर का है भाई। आधी घंटा हो गया, चलो पढ़ देते हैं। विदेशी बीज, विदेशी रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के पक्ष में योजना पूर्वक सरकारी हस्तक्षेप व प्रचार, पूरी प्रकृति हमारे खान पान समग्र चक्र को जहरीला बनाकर कैंसर, विकलांगता व अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर एवं ऑटो इम्यून डिजीज आदि खतरनाक रोग पैदा करके पूरे देश के लोगों के जीवन में, जिंदगी में विष घोलना कांग्रेस का महापाप है। इसमें एक एक बात पर 7 बार मृत्यु दंड का विधान है इसी इंडियन पीनल कोड के अनुसार। जो किया कौन? कांग्रेस। मतलब क्या? जिन्होंने देश पर शासन किया। मोदी जी कोई तो कानून लाइए आप। जज लोग तो कॉलेजियम में कैसे कैसे जज लोग आ रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। अब इस पर तो एक जरा खुल के बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगी अभी। लेकिन भाई कोई तो व्यवस्था लाइए, ऐसे पापियों का को कोई तो दंड दीजिए मृत्योपरांत। नहीं तो मृत्योपरांत एक निंदा अभियान तो शुरू करवाइए, कुछ तो कीजिए आप। बड़े पैमाने पर गोवध जारी रखना और बढ़ाना, गौ मांस का व्यापार करना कांग्रेस का महापाप है। ये भाजपा का भी महापाप है। न्याय, ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं पंकज जी। 65वां पॉइंट है, न्याय निष्ठ सदाचारी नागरिकों के जीवन को विविध कठोर सरकारी प्रावधानों एवं कानूनों द्वारा बाधित करना तथा उग्रवादियों, अपराधियों, आतंकवादियों के प्रति नरमी और ढिलाई, ढिलाई नरमी नहीं, गोद में बैठा के पुचका पुचका के खिलाना कांग्रेस का महापाप। 66वां तो बहुत जबरदस्त है, विकास के नाम पर बेलगाम नौकरशाही बढ़ाना तथा दुनिया भर से कर्जा लेना और राष्ट्रीय बजट का 40% हिस्सा उस ऋण के ब्याज की अदायगी में होमते जाना कांग्रेस का महापाप। इसको जरा हम ठीक से बता रहे।
डेट सर्विस पेमेंट, यानी हमने उगाया, हमने बनाया, हमने कमाया और ये कुल उठा के विदेश गया और इसके बदले में चवन्नी नहीं आया। क्या है जी? ब्याज दे रहे हैं, डेट सर्विस पेमेंट। कांग्रेस का महापाप। ये इकोनॉमिक्स का सीरीज कभी चलाएंगे तब बताएंगे। जबकि विकास की भारतीय नीतियां हजारों वर्ष के अनुभव से पुष्ट हैं, जिनका दमन किया गया। एंगस मेडिसन 37% जीएनपी जीडीपी भारत दे रहा है। लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, लार्जेस्ट व्यापार, लार्जेस्ट इनकम फ्लो, लार्जेस्ट दिस, लार्जेस्ट दैट। उन नीतियों को तिलांजलि क्यों? भारत को पुनः आर्थिक सत्ता नहीं बनने देना है। इसकी जगह रूस का पैटर्न, जो 1990 में कूड़े के डिब्बे से हैट कोट पैंट लगा के ब्रेड बिन रहे हैं खाने के। सड़सठ भी व्यापार से रिलेटेड है। अवैध खनन के जरिए देश को खोखला करना। 68 कितना पढ़े आदमी, आदमी बीमार हो जाए इनको पढ़ के। 69वां और भयंकर, अपराधी गिरोहों को संरक्षण देकर कांग्रेस सरकारें नशाबाजी तथा व्यभिचार और भारत की लड़कियों की चोरी छिपे विदेशों में बिक्री, वेश्यावृत्ति में ढकेलना महापाप। इसको पढ़ने में जितनी थकन होती है उतना मेरे विषयों को पढ़ने में नहीं। 70, राष्ट्र की सुरक्षा जरूरतों की उपेक्षा करना। सेना में जाने के लिए युवकों युवतियों को भरपूर प्रोत्साहन का अभाव देना। मेरी समझ से 1914 तक ये जो आर्मी का जो ऑफिसर क्लास है, ये इसमें बहुत अफसरों की कमी थी और इसका कारण था कांग्रेस का महापाप। 1962 में चीन में जो हुआ वो, उसको तो अलग से एक हम पूरा भाषण देंगे। चीन की औकात नहीं थी वो बॉर्डर तक आने की। चीन मतलब पीआरसी, पीआरसी और पीआरसी की आर्मी का नाम है पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये कौन है? छोकरे लंपटों लफंगों को जरा जरा ट्रेनिंग देके भेजना। और जिन लोगों को टोपोग्राफी, भू संरचना और क्लाइमेट का ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि चीन से सिकियांग तिब्बत लांघते हुए भारत के बॉर्डर पर आने की औकात 1962 में चीनी लफंगे लुच्चों की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास नहीं है। ये वार हार्डेंड आर्मी नहीं थी, ये सिविलियन की मार काट की आर्मी थी। ये जापानियों से लड़ी नहीं थी, जापानियों के समय तो भागी थी, जिसको लॉन्ग मार्च कहते हैं। ये जब तिब्बत पर कब्जा कर रही है तब नेहरू जी इसको चावल और पेट्रोल भिजवा रहे हैं। मैंने भारतीय धरोहर की साइट पर 3 भाषण इस विषय पर दिए हैं, लगातार 1 2 पार्ट 1 2 3 आपके चैनल पर भी दे दूं। तो 62 में लड़ने का तो सवाल ही नहीं। और 62 क्या है? कल्चरल रेवोल्यूशन से जर्जर चीन, जर्जर कम्युनिस्ट पार्टी, जर्जर माओ। माओ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अपना वर्चस्व रखने नाना, अपना यथास्थिति रखने नाना, उसमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 62 का युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में उसके सहयोगी हैं जवाहरलाल नेहरू। कटता है सैनिक, मरता है सैनिक, हारता है भारत। इस देशद्रोही का जिम्मेदारी तय करके इसको सजा देना चाहिए। अब इस विषय पर प्रभुत सामग्री लिटरेचर उपलब्ध है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय पर्यावरण को क्षति बढ़ाना कांग्रेस का महापाप। 71, औद्योगिक अवशेषों को पवित्र नदियों में डालना, दूषित करना कांग्रेस का महापाप।
ये मोदी जी भी कहते हैं, नेहरू वहरू तो कहते थे, ये बुद्ध और किसका देश है बता, बुद्ध का और किसी का और बताते हैं। ये हाँ, गांधी का, महावीर का बुद्ध का, महावीर का, गांधी का देश है। ये अहिंसा का देश है। तो जीवों को खाने के लिए काट काट के उसका खून गंगा जी में, यमुना जी में, घाघरा में, सब हमारी नदियां पवित्र हैं, उसमें खून डाल रहे हो। अहिंसा का देश है तो काट काट के इनको बाहर भेज रहे हो। अधम कहना भी तुम लोग के लिए तो शब्द ही मेरे पास नहीं। लगता है सचमुच में राम जी आए एक बार, श्री हरि विष्णु इन लोगों को बड़ा एक तो बढ़िया नेता चाहिए ना, तो श्री हरि विष्णु एक बार अवतार लें, खाली इन लोग को नहीं, ये जो 21 जो सदस्य भी नहीं बन पा रहे हैं, खाली बैठ के रस लेने में बैठे हैं, बतियाने में बैठे हैं, इन लोग को एक बार ठीक से सजा मिलनी चाहिए। 74 नहीं, खाद्य पदार्थों और औषधि में भयावह मिलावट 73, 74 लगातार घोटाले घोटाले करते जाना, जिनसे संपूर्ण विश्व आज परिचित है, जो भारत के लिए कलंक है, वे पापाचार कांग्रेस लगातार कर रही है। इस पर एक पॉइंट बता, घोटाला नहीं महाराज, 1964 पर ये पार्लियामेंट के ऑन रिकॉर्ड है, 1964 में इंदिरा गांधी विदेश के बैंक से 9 करोड़ रुपया लाती है, जो उसके पूज्य पिताजी श्री जवाहरलाल नेहरू विदेश में जमा कर रखे। भाई 9 करोड़ रुपया जवाहरलाल नेहरू के पास कहाँ आया? और आया तो 9 करोड़ 1964 का, आज का तो 900 करोड़ की 9000 करोड़ हो जाएगा। तो रुपया आया कहाँ से और विदेश में जमा क्यों हुआ? ये जो 2 किताब लिखे हैं, इसके रॉयल्टी से आया क्या? ये जो हम पढ़ा के सुना रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या अपनी तनख्वाह के पैसे से आया, या कोई और सोर्स था? सोर्स भी बताएंगे हम आपको। और 9 करोड़ रुपया तो इंदिरा गांधी ले आई, और लाके क्या की? कांग्रेस पार्टी को दे दिया। काहे कांग्रेस पार्टी को दिया? अपना वर्चस्व लाने के लिए। तो इंदिरा गांधी जो रुपया ले जाके रखी है, वो कौन ले आएगा? राजीव गांधी तो नहीं लाए, सोनिया भी नहीं लाई। इंदिरा गांधी का 1 रुपया हम आपको बता देते हैं। खाली इमरजेंसी के समय ये जो जयपुर वाला राजघराना है, जयमान सिंह वाला, आमेर के किला से ट्रकों में सोना निकला था। इसके सारे रिकॉर्ड हैं। मोदी जी वो रिकॉर्ड काहे ना देश के सामने रख रहे हैं? वो सोना मंगवाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मेरे मन में इसके लिए एक कारण है, 24 के इलेक्शन के बाद बताऊंगी कि क्यों सोनिया गांधी राहुल गांधी को जेल में नहीं डाला जा रहा। अब मन का ख्याल है, उड़ान है, सच झूठ तो क्या जानते हैं, लेकिन उस ख्याल उड़ान को बताऊंगी जरूर बाद में। हाँ, अब 75वां पाप वो ब्लैक मनी वाला बता रहे हैं, जो स्वामी जी ने बताया, जो कि दुनिया भर के बैंकों से, सोर्सेस से मिलकर बहुत लोगों ने लिखा। वो ये कि 100 से 150 लाख करोड़ रुपया देश के बाहर 1947 के बाद काले धन के रूप में कांग्रेस के संरक्षण में बाहर जा चुका है, जो कि काले धन का 10 से 16% ही है। शेष लगभग 1000 लाख करोड़ रुपया देश में ही काला धन है। हर वर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। अपने लोग तो सुनना 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 लगाए तो सुनने ही गिनते रह जाएंगे। तो ये कांग्रेस का महापाप है। तो इस प्रकार 1943 से 2013 तक के 70 वर्षों में कांग्रेस के 75 पाप
मिश्र जी ने गिनाए, 10-20 हमने गिनाए, और कितनों गिनाइएगा, मैं निश्चित कह रही हूँ जो प्रबुद्ध श्रोता सुन रहे हैं वो 25, 30, 50 पाप की लिस्ट और बना दे। तो एक काम मैं सौंप रही हूँ आप लोगों को कि भाई कांग्रेस के पापों की एक व्यवस्थित 100, 200, 250 शिक्षा का क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये क्षेत्र वो क्षेत्र करके एक आप लोग पापों का बना दीजिए, और इलेक्शन के समय वो पुस्तिका जरा बंटवा दीजिए। नीतीश जी ने इनिशिएटिव लेके इतना बड़ा काम किया। मैंने पंकज जी के पुराने लेखन की टिप्पणी की, कुछ अपना बताया। ये 2014 के बाद कांग्रेस के जो पाप हैं, हा? बहुत से पाप उनसे छूट गए हैं। 14 से अभी तक 8-9 साल में मामूली इन सबों ने पाप किया है। चीनी राजदूत से मिलना, वो स्ट्राइक वाले में, ये जो शाहीन बाग हुआ है, जो खालिस जो किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला पे जो 26 खालिस्तानियों ने जनवरी, झंडा बिल्कुल। फहराया है, कितना सारा है। तो इन सबको लिखवा के जम्बू टॉक की तरफ से बंटवाइए नीतीश जी। जी गुरु जी, बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल करेंगे। और जितने अपने प्रबुद्ध सदस्य बने हैं उनके नाम फ्लैश कीजिए आप स्क्रीन पर। बिल्कुल, मैं करता 5 हूँ। है तो 5 का मैं नाम बार बार लूंगी। ठीक है। अरे कुछ तो लजा कर आ जाओ भाई, 25 तो आओ। ऐसा ऐसा कांग्रेस का असर हो गया है, 1100 रुपया आप लोगों से नहीं निकल रहा है, 50 ठो काम करना है। हम लोग अपनी जिंदगी लगा दिए हैं, सुख एग्जैक्टली। सम्मान सब कुछ स्टेक पर रखकर काम करते हैं। कल कब कौन से मुकदमे में फंस जाए, 70 पता नहीं। साल की उम्र में, इसके बावजूद काम कर रहे हैं। आप लोगों से इतना नहीं होता है, खाली और यूट्यूब ये चैनल सुनना है। मैं तो देखिए मूलतः अध्यापक हूँ, 26 जी, साल की थी तब भी ऐसे ही डांटती थी, 70 की हूँ तो भी ऐसे ही डांट। जी। ठीक बात है जी दीदी। और ये सब करने का प्रयोजन ये भी, आपने जब चैनल का नाम लिया कि ना कोई भी मुकदमा वगैरह, तो यूट्यूब पर हमारे लगभग 700 वीडियो पूरे होने वाले हैं। कब कोई चैनल उड़ जाए कर जाए उसका पता नहीं है, इसलिए सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी लाइब्रेरी डिजिटल रूप में हमें संभाल के रखनी होगी, उसको अगले रूप में फिर कैसे आगे बढ़ाना है। बिकॉज ये सब वो संस्थाएं हैं जो संस्थाएं भारत के पक्ष की नहीं है। हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में दूसरा माध्यम नहीं है तो इसलिए हम इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये माध्यम भी नहीं रहा तो किस तरीके से हम अब बहुत मेहनत से पिछले 2.5 वर्ष में ये सब जो चीजें हैं ये जुटी हैं, तो ये एकदम से खत्म नहीं हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रबंधन करना है। इसीलिए ये सब चीजें, पेट्रॉन्स की बात, जो संरक्षक सदस्यों की बात हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप संरक्षक सदस्य बन सकते हैं तो आप वो भी बन सकते हैं, नहीं तो प्रबुद्ध सदस्य तो बहुत सामान्य बात है, वो तो होना ही चाहिए। खैर, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे। 100 रुपया महीना नहीं बन रहा है, 1100 रुपया। ठीक है दीदी, मैं अगले कार्यक्रम में फ्लैश करूंगा, बताऊंगा कि काशी हमारे। में जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे जी। क्लास में 45-60 लड़के होते थे, और जी। जब पढ़ाती थी 26, 28, 30 साल की उम्र में आर्ट्स कॉलेज में, तो जो क्वाड्रंगल था 100-150 लड़कों की भीड़ होती थी, और जब जी। चलती थी 100-150 लड़के मेरे पीछे चलते थे। रास्ते भर पढ़ाती चलती थी, डिपार्टमेंट से घर जाते हुए, और जिससे जो कह दो वो करने को तैयार था। तब इतनी बेकार टीचर हो गई क्या, मुझे 50-100 स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलेंगे दीदी, मैं मुझे, मेरा हमारे दर्शकों पर विश्वास है। वो शायद किसी पशुपेश में है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके आज के भाषण के बाद में कम से कम 100 दर्शक आपको मिल जाने चाहिए, और वो मिलने ही चाहिए। अगले कार्यक्रम में मैं उन सबकी लिस्ट अलोंग विद द नेम फ्लैश करूंगा ऑन स्क्रीन, तो बताएंगे भी हम लोग। और जल्दी ही वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, तो उसमें तो सब कुछ जाएगा ही जाएगा। चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। और बहुत सुंदर तरीके से ये श्रृंखला जो है वो 6 एपिसोड में हमने इसको पूरा करने का प्रयास किया है। अगले श्रृंखला जो है वो रूस और यूक्रेन के ऊपर जो है वो
संबंधित रहने वाली है। ये बहुत विशेष श्रृंखला है क्योंकि रूस के बारे में मटीरियल जो है वो मौजूद नहीं है, सामान्य तौर पे मालूम भी नहीं है। तो यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जिसके बारे में दीदी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। एक श्रृंखला है पूरी जिसका भी मैं यहाँ आई बटन में 50वें मिनट में लिंक देता हूँ, प्लेलिस्ट। जी दीदी। एक बार मुझसे निधीश जी ने कहा, हाँ। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, कि दीदी यूक्रेन पर एक दो भाषण कर दीजिए। तो मैंने कहा, मैं यूक्रेन की एक्सपर्ट नहीं हूँ, हुँ, एक्सपर्ट लोगों से कराइए। रूस को तो मैं ठीक से जानती हूँ, लेकिन जी। ये वाला झगड़ा क्यों है, इसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं हुँ। नहीं बोलूं। ए भैया, ये 1.5 साल हो गया, 10-12 भाषण तो यूट्यूब पर मैंने सुन लिया। तब मैंने निधीश जी को कहा, इतना सा जानती हूँ यूक्रेन पर, लेकिन वो इतना सा यूट्यूब चैनल पर अभी तक जो चला होगा उससे ज्यादा है। एग्ज़ैक्टली। तो अब ये आवश्यक यूक्रेन पर दे रही हूँ, एज ए एक्सपर्ट नहीं। जिन विषयों की मैं एक्सपर्ट हूँ, उसमें तो मुझे रात को 12 बजे जगा के कईयों से कोई प्रश्न पूछ लीजिए, बता दूं। लेकिन यूक्रेन पर मैंने जितना यूट्यूब में मुख्य मुख्य लोगों को सुना, उससे बहुत ज्यादा आप लोगों को बताऊंगी। यूक्रेन पर, रूस पर, और इनको जाने बिना अगले 20 साल में क्या होने वाला है, जी। इसका कहीं कोई अंदाज नहीं बैठे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और अभी जो रिसेंटली डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने जो एक आर्ट ऑफ वर्क के नाम से एक माँ काली की जो उनका उनको गिराते हुए एक तस्वीर जो दिखाई मर्लिन मुनरो के अंदाज में माँ काली की वो तस्वीर जिस तरीके से बनाई गई दिखाई गई, ये इसलिए यूक्रेन का चरित्र जानना आवश्यक है। किसी भी देश का अपना चरित्र होता है, इसलिए यूक्रेन का चरित्र जानना आवश्यक है। रूस और यूक्रेन का संदर्भ जब आएगा तो ध्यान रखिएगा, ये कहानी केवल रूस और यूक्रेन तक सिमटेगी नहीं। इसमें बहुत सारे पर्दे खुलेंगे, पर्दे हटेंगे और फिर जब सूरज की किरणें आएंगी तो फिर आप आप्लावित होंगे ही होंगे। आप में भी तेज आएगा और आपका मैं तेज तो लोगों तक पहुंचे। जी। निधीश जी आपके हिम्मत और धीरज को दाद देती हूँ कि आप सनसनीखेज विषयों पर कार्यक्रम न कराकर लगातार ऐसे गंभीर विषयों पर श्रृंखलाएं चला रहे हैं। धन्य हो महाराज, और खूब आशीर्वाद आपको। धन्य। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है दीदी, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि सनसनीखेज रोस्ट बनाना, मजाक बनाना, बिकॉज मैं एज अ रेडियो जॉकी मैंने काम किया है तो वो मुझे मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बहुत आराम से किसी का रोस्ट बना सकता हूँ, मजाक बना सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि माँ वाग्देवी का जो आशीर्वाद मिला है तो ठीक प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक है। इसलिए जम्बू टॉक्स इसे हमें ब्रांड बनाना है और इस ब्रांड में हमें कोई विचलन नहीं करना है। इसलिए उस विचलन से भी हमें बचना है। इसलिए हम किसी एमएलए के पास में, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाकर के ये प्रबुद्ध सदस्य और संरक्षक सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे दर्शकों से, जिन्हें सनातन से प्रेम है, धर्म से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है। आज के लिए इतना ही दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम करता हूँ। अरे 20 आदमी को तो मैं कह दूं तो आपके संरक्षक सदस्य कल बन जाए, लेकिन प्रबुद्ध सदस्य तो दर्शकों में से निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल। एग्जैक्टली और वही होना अपने चाहिए। पुराने छात्रों को थोड़े कहें कि तुम लोग रुपया भेज दो। और ये रुपए की पढ़ने बात ही नहीं लिखने है, ये वाले रुपए की नए बात ही तो नहीं है आओ। ये। जी बिल्कुल, और ये रुपए रुपए की की बात बात नहीं, ही नहीं पढ़ना लिखना है, काम को है। करना है। एग्जैक्टली, और ठीक है ये ना। रुपए की बात ही नहीं है। ये कुछ काम जो योजनाएं हैं मतलब उनको आगे बढ़ाना है, उसके लिए ये सब प्रयोजन है। भाई नए लोग तो निकल कर आओ बाहर, इतना एग्जैक्टली। मेहनत ये युवा कर रहा है। सलाम है आपको, प्रणाम है आपको। प्रणाम दीदी। जी। जय श्री राम। जी। जय नमस्ते, श्री। वंदे मातरम।